Assalamualaikum, good morning. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. It is not a very good morning. It is not a very pleasant morning, particularly वो लोग जो नौकरी याफ्ता हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, मज़ीद टैक्सेस का इजाफी बोझ डाला जा रहा है। और इमेजिन कीजिए लिमिट क्या लगाई गई है, सालाना जो लोग 24 लाख रुपए कमाते हैं, मतलब महीने के 2 लाख रुपए कमा रहे होंगे, पहले ही उनके लिए अपने मामलात चलाना सर्टनली मुश्किल है। एक इससे कम जो तनख्वाह हासिल करने वाला तबका है वो तो मुश्किल में था ही, लेकिन अब इस तबके को भी ये तय कर लिया है हुकूमत ने कि मुश्किल में धकेला जाए और उन पर इजाफी टैक्सेस लगा दिए गए हैं। इससे फिर आपको पता है फीलिंग क्या होती है, क्योंकि गुस्सा तो ऑब्वियसली चढ़ी जाता है और फिर पता चलता है कि हाउ अनफेयर इट इज। यू ऑलमोस्ट वांट टू बिकम द पीपल जो टैक्स नहीं पे करते। हाँ, आई एम सॉरी, लेकिन यही है कि जो पे करते हैं वो ही क्यों मारे जाएं। हम यहाँ इससे तो बहुत बेहतर है जो एवेट कर रहे हैं और जो नहीं पे कर रहे हैं। तासुर नहीं देना चाहते कि हम कोई इस चीज को इनकरेज कर रहे हैं, नहीं करते हैं। Of course not, लेकिन आप जरा अंदाजा तो लगाएं, why should we bear the burden of all of those जो नहीं पे कर रहे। और माशाल्लाह जो बाकी डिसीजन मेकर्स हैं वो भी ये नहीं कि अपना टैक्स बढ़ाओ, ढूंढो उन लोगों को, तुम लोगों का काम क्या है, नहीं जो दे रहे हैं आओ उन्हीं पे मजीद डाला जाए। That is so unfair and so पता क्या है, दुकानदारों पे टैक्स लगाते हैं वो एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, किसी और तबके पे टैक्स लगाते हैं वो एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। तो तनख्वाहदार तबका जो अपने ज़िंदगी के मामलात में पहले ही इतना उलझा हुआ है, और सर्टनली वो उस तरह से इनके क्या कोई यूनियंस तो है नहीं, कोई बॉडीज़ तो है नहीं, सब अपने अपने दफ्तरों में एम्प्लॉयज़ हैं, उन पे टैक्स लगा भी देते हैं। इन्हें पता है ये बोलेंगे नहीं, चीखेंगे नहीं, इसलिए इनका मजीद बेड़ा गर्क किए जाओ। मतलब क्या फ़ायदा हो रहा है टू बी अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। मतलब मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि अगर इफ़ वी डू एवरीथिंग बाय द बुक्स, जो लोग टैक्सेस देते हैं कि हर चीज़ अपने टैक्स रिटर्न्स भी फाइल हो रहे हैं, हर चीज़ अपनी प्रॉपर रखनी है, एक अच्छा सिटीजन बन के दिखाना है, मतलब उसको कोई रिवॉर्ड देना चाहिए या उस पे और मजीद बोझ डालो। So this is exactly what is happening. अच्छा, हुआ क्या है कि माली साल 2023-24 के वफाकी बजट की मंजूरी दी गई है, और जो पेश किया गया था बजट फाइनेंस बिल वाले रेवेन्यू टारगेट को 9,215 अरब से बढ़ाकर 9,415 अरब कर दिया गया है। लगता यही है कि IMF से स्टाफ ट्रैवल मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, तो पाकिस्तान ने मज़ीद शराइत मान ली हैं। बस ये भी कोशिश करके देख लें आप, आवाम पर 215 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। सालाना 24 लाख और इससे ज़्यादा कमाने वाले तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स में 2.5% इजाफा होगा। जायदाद की फ़रोख्त या ख़रीद पर 1 के बजाय 2% टैक्स लिया जाएगा। टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी वापस ले ली गई है। हमने 215 रुपए के टैक्स सिर्फ माने हैं जो कि लगाने की तजवीज़ है, और जो कि अमेंडमेंट्स अभी टेबल होंगी। तजवीज़ थी कि जी सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स को दुगना कर दिया। मैं तो बेहोश हो गया कि टैक्स को दुगना कर दिया, ये कैसे हो सकता है। यानी जो कुछ दिया उससे ज्यादा उनसे वापस ले ले। हमारे अपने लोग भी कहते हैं जी IMF नहीं होता पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई दफा कहा कि अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है, IMF हो जाए बिस्मिल्लाह, खुदा ना खास्ता ना हो तो फिर भी गुजारा होता है। आगे भी किया, 98-99 में भी किया था, अब भी किया इंशाल्लाह। तो इसलिए हमने खुलूस नीयत के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की चूंकि ख्वाहिश भी तो सही ख्वाहिश, ना तो तरक्याती बजट पे कोई कट आएगा इस नतीजे में, ना ही सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट होगी, जो उनको अनाउंस हुआ है वही मिलेगा, और ना ही पेंशन में कोई कटौती होगी। अच्छा, ये सारे जो लॉ अबाइडिंग सिटीजंस है ना, आम आवाम, उनकी कमर टूटेगी। ये सारे जुगाड़ हैं, आई एम सॉरी, ये सारे जुगाड़ हैं। कोई बैठकर यहाँ सोच रहा है या सोचने की कोशिश कर रहा है कि इस मसले का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है क्या? इस मसले का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? ठीक है, आपने वो इन्वेस्टमेंट काउंसिल बना दी है, लेट्स सी उसका क्या निकलता है नतीजा, लेकिन इस पे थिंक टैंक्स को, ब्रेन्स को, पढ़े लिखे लोगों को, पॉलिसी समझने वाले, स्ट्रैटेजी समझने वाले, माशियात समझने वाले लोगों को एक साथ बैठना होगा और इस मसले का एक तवील मुद्दती जायजा लेकर इसका हल निकालने की कोशिश करनी होगी। उसके लिए एक विल चाहिए, उसके लिए एक आप यू वांट टू डू दैट कि कोई मसले का हल निकाला जाए। वक्ती तौर पे ये चीज़ें ऑब्वियसली एक कश्ती को आगे इन्होंने बढ़ाना है तो बस कर दिया है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने इस बजट पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया, बल्कि वो तो कहते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो उनका तो ये कहना है। देखें, जो बजट कौम के सामने 9 जून को पेश किया गया और जिस बजट पर आप ये वोटिंग करवाने जा रहे हैं, ये 2 मुख्तलिफ दस्तावेज़ात हैं। उसको रिवाइज किया जा रहा है और अब जो बजट
पेश होगा, जिस पर वोटिंग होगी, वो नया फाइनेंस बिल होगा जिसमें 215 अरब के इजाफी टैक्स होंगे। इसाक डार साहब को मुस्तफ़ी होना चाहिए क्योंकि IMF का उन पर एतमाद नहीं है। अच्छा जी, तो बॉटम लाइन यही है कि सियासी बयानात अपनी जगह, लेकिन हकीकत तो बज़ाहिर यही है कि हुकूमत अपनी रिट कायम करके टैक्स चोरों को टैक्स नेट में लाने के बजाय पुराना नुस्खा ही आजमा रही है जिसकी हमने बात की है। और इसका नतीजा क्या हुआ है कि क्या हो सकता है, क्या होगा, ये इशारा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के एलामी में नजर आता है, जो कह रहे हैं कि तनख्वाहदार प्रोफेशनल से टैक्स लिए जाएं, सहूलियात नाम की ना हो तो वह बैरून मुल्क ही ऑप्शन तलाश करेंगे। और सर्टनली इस मुल्क से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो लोग, मैं कहता हूँ वैसे ऑन अ रेगुलर बेसिस अब्दुल्ला, ऑन अ रेगुलर बेसिस जो हमारी खबरें हैं उससे ये बात इट बिकम्स वेरी सॉलिड और बड़ी अंडरस्टैंडेबल व्हेन पीपल वांट टू लीव द कंट्री एंड गो। एब्सोल्युटली, मतलब ये कोई जा रहा हो, किसी का कोई लग रहा हो कोई पवा कि हम निकल रहे हैं, तो हम तो कहेंगे ज़रूर जाओ भाई, वाई नॉट। किस बिना पे हम उनको कहें जी रहो एंड फाइट फॉर योर कंट्री एंड फाइट फॉर योर कॉज, प्लीज़। बड़ा मुश्किल है वैसे इस तरह फिर करना। आप पता है क्या 2+2=4 करके कौम को, आवाम को समझाएं कि आपका अगले 10-15 साल का प्लान क्या है, और तमाम सियासी जमातें उस पर यक आवाज़ नज़र आएँ, उस पर हम आवाज़ नज़र आएँ, उस पर तमाम लोग ऑन बोर्ड हों, ताकि सबको पता हो, कारोबारी अफराद को, इन्वेस्टर्स को, तनख्वाहदार तबके को, फर्म्स को, एंटरप्राइजेस को, कॉरपोरेशंस को, सबको ये पता हो कि हुकूमत कोई भी आएगी, ये पॉलिसियाँ तब्दील नहीं होंगी, ये पॉलिसियाँ यूं ही चलेंगी और इस तरह एक स्टेबिलिटी आएगी मार्केट में भी, मौशी तौर पर भी, और तमाम लोग हुकूमत से सरोकार रखे बगैर अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगे। हम इस बात पर जब तक नहीं पहुंचेंगे, ये हम नहीं ठीक कर सकते। सॉरी, लेकिन आपके प्रपोजल जो है ना, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, ये कोई अलिफ लैला की कहानी लग रही है या नहीं होना? कोई आपको इनमें से नजर आ रहा है कि एक्चुअली किसी की बनाई हुई कोई चीज आगे लेके जाएगा? कोऑर्डिनेटर टू PM ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैं बिलाल साहब। सर्टनली लोग पहले ही परेशान थे, मज़ीद परेशान हो गए हैं, पर्टिकुलरली वो तनख्वाहदार तबका जो वक्त पर अपने रिटर्न्स भी फाइल करता है, जो टैक्स नेट में पहले से भी है, जिसकी कभी कभी गर्दन वैसे ही मरोड़ दी जाती है, जो बाय द बुक चलने की कोशिश करता है, वो तनख्वाहदार तबका अभी लिटरली रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि उस पर मज़ीद बोझ डाल दिया गया है। लेकिन वो लोग जो इस तमाम मामले से सस्ना हैं, वो जैसे पहले बैठे हुए थे आराम से, अभी भी सुकून की बांसुरी बजा रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला साहब, हुमा साहिबा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, यकीनन हम नहीं चाहते थे ना, और हम हमेशा अवॉइड करते हैं कि ख़ास तौर पे हमारे जो सबसे कमज़ोर तबकात हैं, लोअर इनकम क्लासेस, और जो हमारे मिडिल इनकम क्लासेस होते हैं, कि इसके ऊपर कम से कम बोझ डालें। और आपकी बात सही है कि हमारी ये भी कोशिश रहती है और रहनी चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं, हम उनके ऊपर कम से कम बोझ डालें, या मज़ीद जो टैक्स नेट वाइडन करने की कोशिश है उसके ऊपर ही एम्फेसिस होना चाहिए। और देखिए, पिछले साल भी जो हमने बजट पेश किया, उसके अंदर हमने इंश्योर किया कि सैलरी क्लासेस, और बाय द वे ये जब हम बात करते हैं इनकम स्लैब्स की, तो ये सिर्फ सैलरी क्लासेस नहीं होती, ये वो इंडिविजुअल्स जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कारोबार कर रहे होते हैं, या एसोसिएशंस ऑफ पर्सनस होती हैं, AOPs होते हैं, ये सब एक ब्रैकेट में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खसूसी कोई रवैया सैलरी क्लास के साथ होता है। मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले साल भी हमने कोशिश की थी कि ये स्लैब्स रीज़नेबल रहें, और इसके अंदर मुश्किल हालात के बावजूद, एक डिफ़ॉल्ट अवर्ट करने के बावजूद, साल पहले भी हमने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी इन जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं। इस साल अगेन हमने जब 9 जून को बजट प्रेजेंट किया, तो हमने इन स्लैब्स को नहीं छेड़ा था। हमने उस टाइम पे पूरी कोशिश की थी कि इनकी सैलरीज, जो लोग जो सैलरी क्लास जिसमें शामिल हैं, इनकी ऊपर जो टैक्स रेट्स हैं ये ना बढ़ें, या कोई भी शख्स किसी भी स्लैब में फॉल करता है तो उसके ऊपर कम से कम टैक्स रेट मुश्किल हालात में ना बढ़े। मगर आप जानते हैं कि चंद दिन कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की MD IMF से एक नहीं बल्कि 3 मुलाकातें हुई हैं ऑन द साइड लाइन्स ऑफ अ कॉन्फ्रेंस इन पेरिस। तो उसके नतीजे में हमने देखा कि
जो हमारा 9th रिव्यू है IMF के साथ, जो अरसे से हम कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि क्लोज़ हो जाए, जिसको हम समझते हैं हम शराइत पूरी कर चुके हैं। IMF ने पहले बजट के नंबर्स मांगे और फिर उन्होंने बजट के ऊपर कुछ अपनी तजावीज़ दी, उन्होंने कुछ सवालात उठाए, तो फिर वज़ीर आज़म साहब ने ये खुद बात स्टेटमेंट पे भी कही है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ कंप्लीटिंग दिस 9th रिव्यू, जो अगेन हमारी मईशत की एक ज़रूरत है इस टाइम पे, हमने फिर उनकी तजावीज़ बजट से रिलेटेड भी कंसिडर की हैं। उनमें ये तकरीबन जो आपने देखा है कि टैक्स टारगेट FBR का बड़ा है, ये उसी का हिस्सा है, तो ये उसी के नतीजे में जो ये टैक्स आए वो लगा है। मगर आप देखिए, जो बात आप चला रहे थे, वज़ीर ख़जाना साहब की भी क्लिप चला रहे थे, हमने कोशिश की है कि एक तो जो आपके सबसे कमज़ोर तबकात हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम है हुकूमत का, जिसके तहत जो आपके सबसे कमज़ोर तबकात होती हैं वो उनको टारगेटेड सब्सिडी दी जाती है। एक हाउस होल्ड सर्वे के तहत पहले तयन किया जाता है कि कौन से मुस्तहिक़ ख़ानदान हैं, तो उनकी रकम हमने मौजूदा साल में ही 360 अरब रुपये से बढ़ा के 400 कर दी थी, और अब पहले 450 अनाउंस की 9 जून के बजट में, और अब 466 कर लिए जी, 466 बिलियन हमने कर लिए, और ऑलरेडी इन खानदानों का इनफरादी तौर पे स्टाइपेंड भी 25% बढ़ा दिया था। इसी तरह जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 35%, ख़ास तौर पे 1 से 16 ग्रेड तक जो लोग हैं जो लोअर इनकम हिस्सों में होते हैं सिविल सर्वेंट्स में, उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफा हुआ है। और ये सिविल सर्वेंट्स की कुल तादाद जो है ये कोई 14 लाख लोग हैं, मतलब कि 14 लाख घराने हैं। इसी तरह जो आपके पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स के लिए पेंशन में 17.5% जो सरकारी मुलाजिमीन है उनके नंबर का कोई कंपैरिजन नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर में लोग मुलाजिमीन हैं। अच्छा कियानी साहब, ऐसा करें, ये बता दें कि सैलरीड क्लास जिसको बहुत ये अनफेयर लग रहा है, एंड वी कैन बी द वॉइस ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, आई एम श्योर दे ऑल फील द सेम, वो किस तरह प्रोटेस्ट करें? जब दुकानदारों से बात की जाती है, ये बिजनेस तबका जो है वो तो ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं और फिर उनकी बात मानी भी जाती है, जो चीज़ें उन पर मुसल्लत होती हैं वो वापस ली जाती है। ये एक हमारी ट्रेजेक्ट्री है, हमने देखा है। व्हाट कैन द सैलरीड क्लास डू, जो कि लिटरली इस मुल्क के जो मोस्ट लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो टैक्स देता है वो तो होगा ही, वो क्या करें? जी देखिए, यकीनी तौर पे रियासत की ज़िम्मेदारी है कि हम सैलरीड क्लास को ये महसूस करवाएं कि जो वो टैक्स पे कर रहे हैं उसके नतीजे में उनको सर्विसेज मिल रही हैं। और हमने देखा 2013 से 18 के दरमियान आपने देखा कि एक प्रोग्रेस थी जहाँ पे दहशतगर्दी का खात्मा उनको टैक्स पेयर के पैसे से होता हुआ नज़र आया, उनको 12,000 मेगावाट बिजली लगती हुई नज़र आई, एक बिजनेस सेंटिमेंट बनी, एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट बनी। मतलब कि मैं अब नहीं चाह रहा कि हम जो एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ द बजट है उससे हट के मैं बात करूं, मगर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का भी वो क्लिप्स चलाए हैं कल के, कि इट इज़ ये तो वो लोग हैं जिनने तबाह किए जी 4 साल, हमारे इदारे भी खोखले किए, सफारती ताल्लुकात भी ख़राब किए, वो आज का हम उसका अभी तक खमियाजा भुगत रहे हैं। वो सिर्फ IMF तक महदूद नहीं है, वो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की पेन डाउन स्ट्राइक तक महदूद नहीं है, वो यहाँ पे NAB के थ्रू कारोबारों की और सिविल सर्वेंट्स की विक्टिमाइजेशन तक महदूद नहीं है, वो उस डिप्लोमेटिक आइसोलेशन तक महदूद नहीं है जिसके नतीजे में फॉरेन इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस हाथ खींच गए थे। तो ये देखिए, हम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम इसमें टैक्स नेट का भी वाइडन करें। और इसमें मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर ही हुकूमत मजीद बोझ डाल रही हो। इस बजट के अंदर भी जो हमारे नॉन फाइलर्स हैं, जो टैक्स नेट से बाहर हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी के लिए, उनके ऊपर बर्डन डालने के लिए, वाइडन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप एग्रीकल्चर के मामलात को देख लें, या इवन हम शॉपकीपर्स को देख लेते हैं जो अच्छी इनकम वाले शॉपकीपर्स हैं। और आपको पता है, आई एम श्योर, मुझे नहीं पता आपका ताल्लुक किस शहर से, अगर आप लाहौर के हैं तो शाह आलम मार्केट देख लें, कराची में तो बोरी बाजार देख लें, तारिक रोड, ये लोग लाखों का कारोबार एक दिन में करते हैं, आधे दिन में करते हैं। इनके हजार गज के बंगले हैं कराची और लाहौर की पॉश सोसाइटीज़ में, लेकिन इनकी टैक्स में कंट्रीब्यूशन क्या है ये आप लोगों को भी पता है, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं सारे। जी अब्दुल्ला साहब, आप एक तो मैं ओवरऑल जो आपका प्रिंसिपल है मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ जी, जो लोग ख्वाह वो ट्रेडर्स हैं, ख्वाह वो और सेक्टर्स हैं हमारी मईशत के जिसमें प्रॉपर्टी भी शामिल है, उन लोगों को अपना फेयर शेयर अभी वो नहीं पे करते, वो करना होगा। FBR हुकूमत अपनी एफर्ट्स उसके लिए जारी रखती है। मैं आपको नॉन फाइलर्स के हवाले से 1-2 बातें अभी बता देता हूँ जी, कि देखिए, एक कोई भी नॉन फाइलर अगर अभी कैश विड्रॉ करता है ATM पे जाके, तो उसको 0.6% विद होल्डिंग टैक्स हर ट्रांजैक्शन पे देना होगा, जो फाइलर को नहीं देना होता। दूसरा, इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी पे देख लें तो प्रॉपर्टी के अंदर जो फाइलर है, जब वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है या बेचता है तो उसके मुकाबले में नॉन फाइलर के जो रेट्स हैं वो दुगने हैं।
ख़रीदने वाले के लिए भी, बेचने वाले के लिए भी। इसी तरह जब आपके कोई भी कारोबार बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रांजैक्शन करता है, अगर वो नॉन फाइलर है ख़रीदने वाला, तो उसको जनरल सेल्स टैक्स के अलावा एक 4% फर्दर टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह कोई भी जो नॉन फाइलर है, अगर वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी ओन करता है जो उसकी सेकंड प्रॉपर्टी है इनफरादी और उसकी जो वैल्यू है 2.5 करोड़ से ऊपर है, तो जब वो उस प्रॉपर्टी को सेल करेगा तो उसको इन सारे टैक्सेस जो नॉन फाइलर के ऑलरेडी हैं उसके अलावा उसको 1% मजीद टैक्स पे करना होगा, तो वो बेच सकेगा। तो देखिए, ये तो चंद मेजर्स हैं जिसके अंदर हम नॉन फाइलर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा इस बात में कोई शक नहीं है कि हमने ओवरऑल एज अ मईशत, और आपने इशारा भी किया और आपने और हुमा साहिबा ने बात की कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, इस मुल्क की फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए अपनी एक्सपोर्ट्स और टैक्स रेवेन्यूज दोनों बढ़ाने पड़ेंगे। उसमें टैक्स नेट की वाइडनिंग। अब ये बता दें, सारा कुछ हो गया, नाक से लकीरें हम नहीं कहते, वज़ीर आज़म कहते निकलवा ली हैं। अब इसके बाद IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, 4 दिन बाकी रह गए हैं, क्या कुछ और भी होना है हमारे साथ? नहीं, हम इंशाल्लाह जी पूरी उम्मीद है। देखिए, बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब की 3 दफ़ा MD IMF से पेरिस में मुलाकात हुई, और उन मुलाकातों के नतीजे में IMF की तरफ से भी और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी टीम्स हैव बीन वर्किंग अराउंड द क्लॉक, मतलब कि रियली बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। और दोनों तरफ से, दोनों अतराफ से एक इंटेंट भी है और एक काम भी चल रहा है कि हम इसको क्लोज़ करें 30 जून से पहले ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच हो। तो मैं कोई बात प्रीमेच्योरली नहीं कहना चाह रहा जी, मगर हमने मेजर्स भी ये इसलिए उठाए हैं जो आपके सामने, जिसके ऊपर आप ऑब्वियसली मुश्किल फैसले भी थे, बट वी आर होपफुल, और इंशाल्लाह ये 9th रिव्यू हम पूरी उम्मीद मुकम्मल हो जाएगा। और अगर जैसे ही ये होगा तो इससे हमारे लिए आसानियाँ पैदा होंगी जी। चलिए जी, अल्लाह करे, सभी चाहते हैं मुकम्मल हो जाए और इस मरतबा भी ये शेर आया वाली कहानी साबित ना हो। एंड ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स स्टेबिलिटी। सो 5 दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए हैं। बिलाल कियानी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। मुश्किल वक्त तो है ही मुल्क पे, लेकिन हमारे साथ सैलरीड क्लास के साथ जो हो रहा है वो थोड़ा सा, आई एम सॉरी, अनफेयर भी साउंड कर रहा है। बिकॉज कभी कभार लगता है ना कि हम ही पे बोझ डाल के तो फिर हम ही एक उसको चला रहे होते हैं कि काश हमारा मुल्क ठीक हो जाए, हमें ये IMF से ये लोन्स मिल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, एंड वी आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक इट हैपन एंड नॉट द रेस्ट। वैसे हमें इनसे ये भी पूछना चाहिए था कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए कोई एग्रेसिव किस्म की क्या ड्राइव चल रही है, बिकॉज जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना। और पता है क्या, अगर आप नॉन फाइलर्स पे आपने फाइन भी बढ़ा दिया जी, उसको थोड़ा सा प्रॉपर्टी बेचने जाएगा, you know what, they have so much कि they can afford to do it। उनके लिए ये बहुत, it's like a drop in the ocean। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको डबल भी देना पड़े, क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने टैक्स ना दे के इतना जमा किया हुआ है कि उनके लिए तो ये कोई चीज़ ही नहीं है। मैं अगर 100 रुपए के टैक्स बचा रहा हूँ और मुझे इन फाइन्स की मद में 5 रुपए, 6 रुपए या इवन 10 रुपए भी देने पड़ रहे हैं, तो फिर भी मैं 90 रुपए तो बचा रहा हूँ, तो मैं ठीक है नॉन फाइलर ही रहूंगा और मैं फाइन भरता जाऊंगा और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारूंगा। इसलिए ये कहना कि जी नॉन फाइलर्स के लिए भी बड़े फाइन्स और हमने बड़ा डबल किया हुआ है, मुश्किल किया हुआ है उनके लिए, इट्स वेरी इजी फॉर देम, बिकॉज उन्होंने एक जिंदगी गुजार ली है जमा करते हुए। देयर हैज टू बी समथिंग एल्स। एंड कुछ इस तरह की सजेशंस भी हो सकती थी कि भाई नॉन फाइलर सिरे से प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकता, या नॉन फाइलर सिरे से गाड़ी की ट्रांजैक्शन ऐसा डिटर करें कि उसको, या बैरून मुल्क ट्रैवल कर दें। नहीं, आप बैरून मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकते जी इफ यू डोंट हैव योर टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड, दैट इज इट। बैरून मुल्क कोई जा रहा है, कोई मतलब अफोर्ड कर सकता होगा तो जा रहा होगा। स्ट्रिंजेंट मेजर्स, कोई सख्त किस्म की धांसू जिसको कहते हैं ना, मेजर्स लिए जाएं तो बनती है बात, वरना ये चीज़ें तो आई एम श्योर वो बैठ के हंसते ही हैं, लगा दो और कितना लगाना है हम पे, हम दे देंगे। फिर मतलब सैलरी क्लास है ना, ये पहले भी दे रहे हैं, अच्छा अभी भी देंगे। जो आज बोझ जिसकी हमने आज बात की है, आइंदा भी अगर कोई बोझ पड़ा तो वो भी देंगे, क्या कर सकते हैं। अच्छा, वी आर गोइंग टू चेंज द मूड, क्योंकि एकदम इस में याद आया कि ये ईद है भाई, 3 दिन बाद तो ईद है, ऐसे में ईद की खुशियां भी जरा फीकी पड़ जाती हैं। अब्दुल्ला, आपकी और मेरी ना, हमें बहुत से लोग देख रहे हैं और खुशियां होती हैं। पहले ही लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। वैसे मैं तो कहता हूँ यहीं से शुरू कर लें। ये जो बड़े बड़े टेंट में आपको करोड़ों रुपए के जानवर नजर आ रहे हैं ना खड़े हुए, पहले तो पहुंचे ना, जरा पहुंच के FBR की टीमों से कहें कि जरा पता करें कि कैसे 50 लाख रुपए का ये बैल या 1 करोड़ रुपए का बैल, आप जरा सोर्सेस ऑफ इनकम दिखा दें और ज़रा पता लग जाए हमें भी कि किस तरह से आप लोग ये अफोर्ड कर रहे हैं। लिटरली आई हैव सीन अ टेंट जहाँ पे लगभग
हाँ। 10 से 15 मतलब करोड़ इधर रुपए के इटसेल्फ जानवर। मंडियों में कैश ट्रांजैक्शन है, आपको पता है ना, तो इस पे क्या कोई देख रहा है, इस पे भी किसी की नजर है कि इधर क्या हो रहा है? एंड यू आर वेरी राइट, ये लाखों रुपए के जानवर होते हैं, लाखों से नहीं करोड़ों तक बात पहुंच गई है। अब भाई करोड़ों हमारी तक तो बात इतनी है। वो औकात नहीं है हम कि ना कह रहे हैं, करोड़ों हम कह तक रहे हैं, सोचें। लाखों को छोड़ दें क्योंकि लाखों तो अब आम आदमी ले रहा है ना। हाँ। सो अब करोड़ों वाले जानवरों से तो पूछ लें। अच्छा जी, फैसलाबाद से हमाद अहमद हमें बता रहे हैं मवेशी मंडियों में अब तो रौनक पड़ी गई होगी, और अब तो मतलब इतने दिन पहले तो अब्दुल्ला ले लेते हैं ना। कल का दिन इसी में और मैंने भाई को आउटसोर्स किया था तो मैंने भी ले लिया, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओवर टू यू हमाद। जी, फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में भी बड़ी तादाद में जानवर मौजूद हैं, छोटे बड़े तमाम हर किस्म के जानवर मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए हैं, लेकिन महंगाई की वजह से ख़रीदारी का सिलसिला इस वक्त भी ताहौल सुस्त है। इस वक्त हम किसी मवेशी मंडी के बाहर मौजूद नहीं हैं, ये एक ताजिर के घर के बाहर के मनाजिर हैं और इनके घर के बाहर 50 से ज़ायद जानवर बंधे हुए हैं और रवायत के मुताबिक ये हर साल जो है वो 50 से ज़ायद जानवरों की कुर्बानी करते हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर है, यहाँ पर जोड़ियाँ भी हैं मेरे साथ। ये सोना चांदी की जोड़ी है, बेशकीमत ये जोड़ी है, ये इन्होंने ख़रीदी है। कुछ जानवर इन्होंने ख़ुद भी पाले हैं, इसके अलावा छोटे जानवर जो हैं, बकरे हैं, छतरे हैं, वो भी इसके साथ कुर्बान करते हैं। सिर्फ बड़े जानवरों की तादाद 50 से ज़ायद है। और यहाँ पर एक स्पेशल जो बात है, इन जानवरों में एक जानवर ऐसा भी है, शेर पंजाब जिसका नाम है, और इनका ये दावा है कि वो जो पंजाब में बल्कि मुल्क भर में सबसे वज़नी जानवर होने का इनका दावा है। और उनका ये वज़न, इनका ये कहना है कि 43.5 मन यानी कि 1700 केजी से ज़ायद वज़न है। ये नुकरा जानवर है, बहुत ही खूबसूरत जानवर है, बेशकीमत जानवर है। और इसके साथ अगर हम आगे दिखाएं तो ये वो बड़ा जानवर है शेर पंजाब। शेर पंजाब और इन तमाम जानवर जो इन्होंने खुद पाले हैं, इन जानवरों की कुर्बानी ये 3 दिन इसका सिलसिला जारी रहता है। और इसके लिए खुसूसी तौर पर इन्होंने 18 मुख्तलिफ कसाईयों की जो टीम है वो हायर की हुई है और गोश्त तैयार करके जो मुस्तहिकीन में ये बांटने का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहता है यहाँ पर। जी नुकरा होता है जिसके सींग नहीं होते। हाँ, वैसे अच्छा लग रहा था बिकॉज़ आई जस्ट आस्क्ड कि क्या होता है। चीना What is चीना? नुकरा गुलाबी होता है। नुकरे के सींग होते हैं वैसे? अच्छा नहीं भाई, होती भी है, नहीं भी होते, नुकरा होते हैं। तो गुलाबी क्या होता है? वाइट आईलैशेस, वाइट स्किन, एवरीथिंग इज वाइट। तो नुकरा बेसिकली वाइट वाला जानवर, सींग और नो सींग। आई डोंट नो, बहुत सी चीजें हम सीख रहे हैं और गलती सीख रहे हैं। आप बताएं ना, आप भी तो हमें बताएं कि क्या होता है। एग्जैक्टली क्या कहते हैं जिस जानवर के सींग नहीं होते? उसकी भी कोई टर्म है? नो, इसकी कोई टर्म है। चीना होता है जिसपे स्पॉट, जिसकी स्पॉटिंग होती है खाल के ऊपर, ऐसे एक, हाँ ऐसे जैसे पेंट ब्रश से हुआ हाँ, होता है, छींटा सा पड़ा हुआ होता है, या ढेर सारे चीने ज्यादातर बकरे होते हैं। वैसे ओवर द इयर्स अब्दुल्ला आपने मुझे इतना सेंसिटाइज किया कि कौन सा खूबसूरत जानवर है कौन सा नहीं, कि अब थोड़ी सी मुझे भी सेंस आ गई और पता चल गया, अदरवाइज आई हैड नो आइडिया। कौन सा? चिबरा? नहीं, चितकबरा तो वैसे चलो ठीक है, चितकबरा कोई बहुत ब्यूटिफिकेशन में नहीं आता। चीना हम उसे कहते हैं, बकरा, चीना बकरा। जी, मेरा चीना बकरा है जो आपने लिया है। आई हैव टोल्ड यू कि आई हैव लाइक अ फ्यू ऑफ देम, तो आप उसमें से अपना पसंद कर लें। वैसे ज्यादातर मैंने सफेद ही लिए हैं, मुझे बकरे सफेद। ओके, जो सबसे अच्छा है ऑब्वियसली वो मेरा होगा, तो मैं चूज करूंगी और फिर कल मैं आपको, आपने ले लिया ना, मेरी ओवरसीज वाली, इन पे टैक्स लगाओ भाई, इन पे टैक्स लगाओ, ये कैसे हुआ? वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, ओवरसीज बहनों का है वो, ओके, मेक सेंस। हम ब्रेक ले रहे हैं और प्लीज हमें बताएं वो क्या था नुकरा, कि उसका क्या है? नहीं, हाँ पता चल गया हमें? Oh well, we'll see you after this break. वेलकम बैक। अच्छा जी, सेहत के हवाले से द स्टैट्स आर नॉट लुकिंग गुड। कौमी इदारा सेहत की नेशनल कैंसर रजिस्ट्री का बताना है कि माहिरीन ने 2015 से 2019 के दौरान मुल्क भर में 2,70,000 के करीब कैंसर मरीजों का जायज़ा लिया है और सामने आया है कि मरीजों की अक्सरियत यानी 53.61 विच इज़ 53.61% जो है ये ख़वातीन है बाय द वे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, तो ख़वातीन आ एट रिस्क राइट नाउ। साथ ही आपको बताएं 45% केसेस पंजाब से सामने आए हैं, चलिए आबादी सबसे ज़्यादा है वहाँ से इसलिए आए हैं। 27% सिंध, खैबर पख्तूनख्वा से 16%, बलोचिस्तान से 3.5%। सबसे ज़्यादा तादाद ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों की है, इसके बाद मुंह का कैंसर है, जिगर और गर्दन का सरतान भी काफ़ी नज़र आ रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक मुंह के कैंसर वाला मामला ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इसकी वजह आपको पता ही है तंबाकू, छालिया, पान, गुटखा वगैरह, और कराची के अतराफ में इसका इस्तेमाल दीगर मुल्क से मुझे लगता है ज़रा अच्छा। और गुर्दों का जो जिक्र किया है तो वो भी बहुत अफेक्टेड होते हैं एक्चुअली। ज़्यादातर जब हम सुनते हैं कैंसर का तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, परहैप्स मे बी पाकिस्तान स्पेसिफिक, लेकिन इस पे हम बात करेंगे। मौजूद हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ, CMO हैं शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल के, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ा शदीद बारिश में भी ये काम पर इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेते हैं, जो फिगर्स हम देख रहे हैं ये आपको डॉन्टिंग फिगर्स लग रहे हैं अगर आप रीजन से कंपेयर करें कि हमारे या दुनिया से कंपेयर या दुनिया से कर लें, लेकिन रीजन से ही कर लें तो हमें जरा बेहतर पर्सपेक्टिव मिलता है। शुक्रिया जी। सो आई थिंक सबसे पहले बताना ज़रूरी ये है कि ये वो केसेस हैं जो डायग्नोज हुए हैं और रजिस्टर हुए हैं मुख्तलिफ मुल्क में जो कैंसर रजिस्ट्रीज हैं। एक्चुअल नंबर्स तो ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा हैं। हर साल एस्टिमेटेड है कि 1,80,000 नए कैंसर पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं। तो ये जो 2,70,000 के करीब पेशेंट्स हैं, ये वो हैं जो मेजर कैंसर सेंटर्स में उनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ और वो रजिस्टर हुए। ये टोटल पेशेंट्स नहीं हैं, टोटल इससे बहुत ज़्यादा है। हमारी इंसिडेंस और प्रेवलेंस जो है कैंसर की काफ़ी हाई है, अमंग्स द हाईएस्ट इन द रीजन। खासतौर पे जो खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र किया आपने, उसमें तो हम आई थिंक सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हैं। और ये नंबर्स क्लियरली बहुत परेशानी इसलिए भी है इनके बारे में, जो कि आई थिंक इस डेटा में जो अभी प्रेजेंट हुआ है शायद नहीं आया, कि बहुत सारे कैंसर्स जो है हमारे यहाँ वो लेट स्टेज में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि लोग लेट आते हैं डॉक्टर के पास, जबकि काबिल इलाज बीमारी नाकाबिल इलाज हो चुकी होती है। और सेकेंडली बहुत यंग एज में होते हैं हमारे अक्सर कैंसर्स। नहीं तो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ये लाइफस्टाइल का मसला है। अगर हम फॉर इंस्टेंस किसी भी कैंसर की बात कर लें, या हमारे DNA में मसला है कि हम जरा ज्यादा प्रोन टू कैंसर हैं, हमारा क्लाइमेट ऐसा, मतलब आप किस चीज को पिन पॉइंट क्या है हमारा मसला? या सो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने शुरू में ही पिन पॉइंट की थी कि इनमें से बहुत सारे कैंसर जो हैं वो प्रिवेंटेबल हैं। फेफड़ों का कैंसर, मुंह का, जबान का कैंसर जो है, जो छालिया, पान, गुटखा, तंबाकू की आपने बात की, जो लिवर का कैंसर है बहुत कॉमन है, वो हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन की वजह से होता है। हेपेटाइटिस सी का बिल्कुल मुकम्मल इलाज मुमकिन है और हेपेटाइटिस बी के खिलाफ वैक्सीन है। तो ये बहुत सारे कैंसर इस तरह प्रिवेंटेबल हैं अगर ये चीज़ें अवॉइड की जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रेस्ट कैंसर है, खवातीन में जो छाती का कैंसर है, वो इस तरह प्रिवेंटेबल कम्प्लीटली नहीं है, लेकिन उसको भी रिस्क उसका कम किया जा सकता है बाय अवेयरनेस बढ़ाने से और उसकी स्क्रीनिंग शुरू करने से एट द राइट एज। और कुछ फिर लाइफस्टाइल चीज़ें भी हैं। ऑप्टिमम वेट अगर हो, वजन जिनका खवातीन का ज़्यादा होता है उनमें रिस्क ज़्यादा होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। प्रेगनेंसीज को स्पेस करने से, वक्फा ज़्यादा बढ़ाने से इन बिटवीन प्रेगनेंसीज, उससे इसका रिस्क कम होता है। ब्रेस्ट फीडिंग करने से इसका रिस्क कम हो सकता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि हमारे यहाँ ये कंसिडर किया जाता था कि जो माएँ ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं उनमें कैंसर कम होता है या नहीं होता, लेकिन जाहिर है माय ओन मदर हैड ब्रेस्ट कैंसर और उन्होंने अपने सारे बच्चों को ब्रेस्ट फीड किया। लेकिन ये जो प्रेगनेंसी का वक्फा बढ़ाने वाली बात है, इस बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि इसका भी ताल्लुक है ब्रेस्ट कैंसर से। इसको प्लीज एक्सप्लेन कर दें, एक और वजह मिल जाएगी टू प्लान द फैमिली। Yes, so and in a way these go hand in hand कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करते हैं तो यूजुअली उससे जो प्रेगनेंसीज में वक्फा है वो बढ़ जाता है। So it's well established कि जो इंटरवल है, जो नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज हैं, वो डायरेक्ट रिस्क फैक्टर है फॉर ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि हार्मोनल स्टिमुलेशन ज़्यादा होती है ब्रेस्ट टिश्यू की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। So that has a direct effect. So अगर प्रेगनेंसी स्पेस होंगी, ओवरऑल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कम होंगी पर फीमेल, तो उससे भी रिस्क कम होता है ब्रेस्ट कैंसर का। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो यंग लोगों का जिक्र किया है, इसकी वजह बताएं। क्या हम एज अ नेशन, क्या हमारी नेशनल साइकी है कि हम अपनी सेहत का उस तरह ख्याल नहीं रखते जिस तरह दुनिया में लोग रखते हैं? मतलब ये इतना प्रेवलेंट यंग लोगों में क्यों है? सो यंग लोगों में जो कैंसर है, तकरीबन सारे जो मेजर कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर ले लें या कोलन, बड़ी आंत का कैंसर ले लें, हमने इनकी स्टडीज शौकत खान में भी की हैं, मुल्क में और जगह भी हुई हैं। तकरीबन 10 से 15 साल कम उम्र में ये प्रेजेंट होते हैं कंपेयर टू फिगर्स इन द वेस्ट। और इसका लाइकली है कि बहुत ज़्यादा इसका एक जेनेटिक कंपोनेंट ज़रूर होगा,
ऑल्दो ये फुली इस्टेब्लिश नहीं हुआ अभी तक। हमने ब्रेस्ट कैंसर में नोवेल जीन म्यूटेशंस आइडेंटिफाई किए हैं अपनी पाकिस्तानी पॉपुलेशन में, एंड कॉन्सैंग्विनिटी या जो कजन मैरिजेस हैं हमारे यहाँ, वो इसको इस जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को सर्टनली प्रोपेगेट करता है। यानी कि जब हम कजन्स में शादी करते हैं, अक्सर पेरेंट्स भी कजन्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी कजन्स होते हैं, तो अगर एक जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी हो तो उसका रिस्क जो है कि वो पास डाउन होगी एक जनरेशन से दूसरे में, वो बहुत बढ़ जाता है जब कजन मैरिजेस होती हैं। सो ये एक सर्टनली कंपोनेंट है हमारे यहाँ जो कल्चरल है, बहुत ज़्यादा सोसाइटल रिक्वायरमेंट होती है कि कजन मैरिजेस हों, बट वो सर्टनली इन चीज़ों को प्रोपेगेट करता है। अगर किसी फैमिली में फॉर इंस्टेंस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है कैंसर, तो वहाँ पे बुजुर्गों को या माँ बाप को ये डिसीजन डेलिबरेटली लेने चाहिए कि ख़ानदान के अंदर शादियाँ ना करें। ये हमें इनकरेज करने की ज़रूरत है। ऐसा ही है, बिल्कुल। और ये सिर्फ कैंसर नहीं बल्कि और बीमारियों में भी इसका डायरेक्ट इफेक्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ कैंसर जिस भी एज में डेवलप हो, अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोज बहुत लेट होता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर की ही बात करें, क्योंकि वो सबसे कॉमन है और ख़वातीन को ऑब्वियसली इफेक्ट करता है, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये रेटिसेंस है या हेजिटेशन है कि हम डॉक्टर के पास ना जाएं। गिल्टी अगर है तो उसको ख़वातीन इग्नोर करती हैं, उनको शर्म आती है, या अक्सर फैसिलिटीज़ नहीं होती। रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर लोग रहते हैं जहाँ स्क्रीनिंग की फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं। तो अगर कोई भी गिल्टी महसूस हो ब्रेस्ट में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको अर्ली से अर्ली स्टेज में जाके तो उसको ज़रूर चेक कराएं। ज़्यादातर केसेस में कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर आप इंतज़ार करेंगे कि वो बड़ी हो तो एक बिल्कुल मुकम्मल काबिल इलाज बीमारी जो है वो लाकाबिल इलाज हो जाती है। अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर तकरीबन 100% मुकम्मल इलाज हो सकता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्टेज 3 में ज़्यादा लोग प्रेजेंट करते हैं, जब 40% सिर्फ क्यूरेबिलिटी होती है। एज इट इज़ डॉक्टर साहब, हम इधर कहना चाहेंगे जहाँ सेहत की बात हो रही हो तो वहाँ शर्म और इस किस्म की चीज़ों को निकाल दें, क्योंकि ये आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। किसी को एक फैमिली में किसी एक मेंबर को अगर कैंसर हो जाए, अल्लाह ना करे, तो पूरी फैमिली को इफेक्ट करती है बात। तो लिहाजा अपना द वन बिग कंट्रीब्यूशन दैट यू कैन गिव टू योर फैमिलीज के अपनी सेहत का हर कोई ख्याल रखे। अच्छा, इलाज का पूछ लें अब जरा हम कि कितनी एडवांसमेंट हो गई है, मतलब हम ओवर द इयर्स क्या हर साल पिछला साल से बेहतर होता है इलाज के तरीकों में, या फिर अभी कोई बहुत ज़्यादा रिसर्चेस नहीं हो रही हैं और जो पहले चल रहा था मामला उसी तरह से कैंसर का इलाज हो रहा है? नहीं जी, दुनिया भर में भी और पाकिस्तान में भी काफ़ी अब रिसर्च हो रही है कैंसर पे, बट दुनिया भर में तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इस पर, क्योंकि दुनिया में एजिंग पॉपुलेशंस हैं। वेस्ट में खासतौर पे जो इन्फेक्शियस डिजीजेज वगैरह थी वो तो उन्होंने मोर और लेस कॉन्कर कर ली हैं, तो पीपल लिव इन टू ओल्ड एज और कैंसर वहाँ पे ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है। तो इसमें बहुत एडवांसेस हैं कैंसर में। और जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर की ही बात कर लें तो 40 years ago अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर भी मुकम्मल इलाज अक्सर नहीं हो सकता था, बट इंक्रीजिंगली बहुत सारे कैंसर्स अर्ली स्टेज में बिल्कुल मुकम्मल इलाज के पॉसिबल होता है मुकम्मल इलाज करना। लेकिन वही बात कि अगर आप लेट स्टेज में उसी कैंसर के साथ आएंगे तो वो फिर मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान में भी तकरीबन तमाम डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इसके लिए, ऑब्वियसली इन अ पैची मैनर, हर जगह नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में कम से कम तकरीबन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हर जगह मुयस्सर हैं पॉपुलेशन को। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आसिम, थैंक यू, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑब्वियसली। अच्छा, एक बात, जब भी हम ये बात करते हैं, कोई भी डॉक्टर्स हमारे पैनल पे हमारे शो पे आते हैं, तो एक बात तो इसमें वाज़ेह है कि अपनी सेहत का आपने ख्याल रखना है। मतलब डोंट बी सो नॉनचलांट कि जी अभी तो हम जवान हैं, वी आर यंग, वी आर नॉट दैट ओल्ड, ये बूढ़े लोगों की बीमारी है या कोई इस किस्म की चीज़ें। डोंट डू दैट। अगेन एक चीज़ जो आप पता ही है कि ये कोई नहीं, ये नहीं पता, जिस तरह वो हम कज़न मैरिजेज और ये सारी चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, लोगों को नहीं पता, और पता भी हो तो फिर नहीं, हमारे साथ नहीं होगा, और अल्लाह ना करे हो, लेकिन देयर इज़ नो हार्म कि आप अपनी, जिस तरह हम नहीं चाहते हमारे माँ बाप को कुछ हो, तो वो भी नहीं चाहेंगे ना कि यंग हमारे बच्चों को भी। अच्छा, मैं अपने प्रोड्यूसर को कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे पास कोई ब्रेकिंग न्यूज़ व्हाट्सएप करने की कोशिश करें तो मेरा इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग, नहीं तो यू नो दैट सिंस मॉर्निंग, सो आई वोंट बी एबल टू गेट इट इन सी। क्यों, आपको यहाँ कुछ आया है जो आप व्हाई आर यू लुकिंग एट माय फोन is the first question that I want to हॉटस्पॉट लेने की कोशिश कर रहा था। नहीं, कोई चीज़ इधर नहीं है। इन एनी केस ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में सारे इश्यूज जो हैं ये ठीक हो जाएंगे।
भाई इंसान। अच्छा, ये डाकू जो बकरे चोरी कर रहे हैं और अब तो साफ साफ सीसीटीवी पे सब कुछ नजर आ जाता है ना, क्या करोगे तुम लोग? मतलब ये एक तो आई नो बट गुनाह कबीरा बनता। पहले ही आप लोगों की चोरियां कर रहे हैं, उसके बाद बकरे भी अगर आपने खुद रख लिए या फिर आपने उनको बेच के अपने पैसे लेके अपना बकरा ले लिया, कुछ ऐसा ही करेंगे ना। तो व्हाट आर यू अप टू? मतलब एक कुर्बानी का जानवर जो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए किसी ने खरीदा हुआ है, आप उसको भी चोरी कर रहे हैं यार। कुछ मतलब I don't even have the words. क्या कहा जाए कि खुदा का खौफ तो पूरा, मतलब वो मामला तो मेरा ख्याल है उस स्टेज से आगे गुजर चुका है मामला। ये अब ये चेक करें जी, ये हुआ है कराची का इलाका है, बफर जोन, उसके मनाजिर हैं और बकरा भी बाय द वे देखने वाला है इसमें। उन्होंने भी ना, वो भी ना माशाल्लाह ताड़ में होते हैं कि जो अच्छा बकरा होगा ना, कोई लाख रुपए वाला है एटलीस्ट। अल्लाह मियां आपके लिए मामला आसान करे, आपने तो अपनी नीयत की थी। डाकू आए, वो जो भी लड़का बैठा हुआ था, चौकीदार होगा, घर का कोई बच्चा होगा, कोई भी होगा, पहले उसे लूटा और फिर दो खूबसूरत तगड़े बकरे भी हाई रूफ में डाल के ले गए। और जैसे कि अभी आपको नजर आएगा कि बकरा भी रेजिस्ट कर रहा है कि मुझे किधर लेके जा रहे हो, वो भी उसने भी थोड़ी सी टांग मारी है कि डोंट टेक मी, बट इट्स डन। ऐसे केसेस में बच्चे निढाल होंगे, आई एम श्योर। जो भी घर के बच्चे होंगे, बच्चे तो आपको पता है ना जानवरों से अटैच हो जाते हैं और वो तो प्यार करने लगते हैं, और उनके लिए ये सदमा कम होगा कि बकरे ही उनके चोरी हो गए। और जो घर वाले होते हैं, जो वालिद होगा या कोई भी होगा जिसने बकरे खरीदे होंगे, उसने भी तो ऑब्वियसली And it is very. अच्छा, and can I just say, bakras are expensive bakras. And for a while, look at the चोर जो डाकू आए हैं इनको उठाने, they are so confident कि उन्होंने निकाब भी नहीं किया हुआ, वो उनकी शक्ल भी नजर आ रही है। डाकुओं की शक्ल दिखा दें, ये वाली शक्ल दिखाएं और हो सकता है यार लोग पहचान लें कि ये मतलब तो हमारे ये देखिए रिश्तेदार हैं या नेबर्स हैं। अम्मी देख लीजिए कि आपके बच्चे किस तरह से आपका नाम रोशन कर रहे हैं। अगर इनके वालिद देख रहे हैं, अगर इनका कोई रिश्तेदार देख रहा है, तो प्लीज दोबारा शक्ल दिखा दीजिए प्लीज। ये गाड़ी का नंबर भी है बीच में। हाँ, गाड़ी का नंबर भी है। इन लड़कों की जरा शक्ल दिखाइए फुल स्क्रीन पे, ताकि देखें इनके जानने वाले, इनके दोस्त अहबाब, रिश्तेदार कि ये अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए खरीदे गए बकरे तक चोरी कर रहे हैं। सो या अभी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, वो एक कोयटा वाले बकरा थेफ्ट नहीं दिखाना? हाँ, वो भी दिखाई प्लीज देखिए ना, क्योंकि वो तो आई एम सॉरी वैसे बहुत बुरी बात है, बट व्हाट एन आर्ट फॉर्म। मतलब ये किया किस तरह, मैंने तो 2-3 बार देखा, कुछ स्लो मोशन में भी देखा, समझ में नहीं आ कि रहा मुझे नहीं समझ आई कि इतनी महारत क्या इस चोर ने प्रैक्टिस की होगी अब्दुल्ला। अच्छा, और वो डगमगाया भी नहीं, वो एक वजनी बकरा चलती गाड़ी से लेके जंप मार गया और वो खड़ा रहा। He was stable. He did not fall. बकरा was in the गोदी। बकरा was on the motorbike. नहीं, मेरी बात सुने, ये एक डबल कैबिन गाड़ी से लेके उतरा है बकरा और उसके बाद इसका रेस्क्यूअर आया है मोटरसाइकिल पर और मोटरसाइकिल पे मैंने सारी बात ही उल्टी समझी है। ओ अच्छा, अब मुझे पहले नहीं समझ आया था। अच्छा, अब समझ आया। वो मतलब इतना पता है क्या, मैं अपने मोबाइल पे देख रही थी इतना उसने मुजाहिरा किया कि आपको समझ में ही नहीं आया। नहीं, मैं अपने मोबाइल पे देख रही थी, अब मैंने जरा बिग स्क्रीन पे देखा तो मुझे समझ आया कि हुआ क्या था। मैं ऑनेस्टली इस बात की तारीफ नहीं करना चाहती बिकॉज बहुत बुरी बात है, बट अच्छा जी, जरा क्रिकेट से जुड़े मामलात। अक्टूबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप का आत्मी स्केड्यूल कल जारी होने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 मैचेस के वेन्यू तब्दील करने की दरख्वास्त की हुई है। उस पर आईसीसी और बीसीसीआई ने जो भी फैसला किया है वो सामने आ ही जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की शमूलियत यकीनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही वाज़ेह कर चुका है कि जाने ना जाने का फैसला तो हुकूमत का ही होगा। अल्टीमेटली हुकूमत यानी दफ्तर खारजा की जानिब से पहली बार इस मामले पर बात की गई है और कहा गया है कि तमाम हालात का जायज़ा ले रहे हैं और जब वक्त आएगा पीसीबी को पॉलिसी बता दी जाएगी। और ये भी बता दें कि उधर बोर्ड में भी आजकल तब्दीली का दौर है। आपको पता ही है कि नजम सेठी जा चुके हैं और कल नए पीसीबी चेयरमैन के इलेक्शन होने हैं और इसमें फेवरेट कौन है? ज़का अशरफ। और बज़ाहिर तो कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन एक अभी मामला इतना सीधा नहीं है और एक शहरी ने ये इलेक्शन रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जो आज समाअत के लिए मुकर्रर भी हो चुकी है। ये कौन है शहरी? अच्छा, इधर ही है। देखिए, आवाम जो है वो कितनी इन्वेस्टेड होती है कि वो अदालत में सारे मामले पे ज़रा बात करते हैं। हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, इन मामलों पे बड़ी गहरी नज़र है। सोहेल इमरान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सोहेल भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ज़रा बता दीजिए क्या ज़राए आपके बता रहे हैं, आपके तो भारतीय सहाफ़ियों से भी राब्ते हैं, क्या स्केड्यूल आने का इम्कान है? पाकिस्तान के जो रिक्वेस्ट्स हैं उन्हें खातिर में लाया जाएगा या नहीं?
जी अब्दुल्ला, वो घड़ी आने वाली है जब अनफोल्ड होंगी सारी चीज़ें। जो सवालात पिछले 4-5 हफ्तों से थे कि पाकिस्तान ने जो इतराज़ात उठाए थे उनको कितना एंटरटेन किया गया है, उसके ऊपर कुछ फैसले हुए या नहीं हुए। लेकिन हमें इस हवाले से हमारे जो ज़राए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी, उन्होंने भी इस बारे में तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने जो 2 वेन्यूज स्वैप करने के बारे में कहा था, चेन्नई को बेंगलोर और बेंगलोर को जो मैचेस थे उनको, जिसपे चेन्नई में अफगानिस्तान के साथ खेलना है और ऑस्ट्रेलिया में बेंगलोर के साथ खेलना है, तो उनको आपस में स्वैप करने की बात की थी। ये एक अनरियलिस्टिक सी एक चीज़ थी जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जानते हुए इतराज उठाया था कि उन्हें पता था कि ये इसके ऊपर माना नहीं जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए, अनफेवरेबल कंडीशंस को सामने रखते हुए ये इतराज उठाया था, जो कि कभी भी आईसीसी जो है माजी में इसके ऊपर मानी नहीं है। इसलिए वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया गया था कि आपके ये इतराज़ात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। इस तरह अब जो मुजव्वज़ा शेड्यूल था जिसमें पाकिस्तान ने चेन्नई में अफगानिस्तान के साथ खेलना है और बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, एज पर स्केड्यूल होंगे। जहां तक अहमदाबाद के मैच की बात की जा रही है, अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। वो उसी सूरत में उसके ऊपर एतराज़ उठाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट जो है वो एतराज़ उठाएगी। अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वेन्यू के ऊपर खुद से कोई एतराज़ नहीं उठाया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब शेड्यूल आ जाएगा, जो एक तरीका का तय है, आपको याद होगा अब्दुल्ला 2016 में जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेला जाना था तो आईसीसी ने बहुत पहले वक्त से शेड्यूल का अनाउंसमेंट कर दिया था और उसमें धर्मशाला में पाकिस्तान का एक मैच था और उसके ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इतराज उठाया था और एक 3 रुकनी आला सतही वक्त किया था इंडिया, और उसके जो उसने तजिया किया था, वहां जाके जायजा लिया था, उसके रोशनी में फिर धर्मशाला का जो वेन्यू है वो कोलकाता तो तब्दील किया गया था और कोलकाता में पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला गया था। बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल जो है वहाँ पे पहले अनाउंसमेंट होगा वर्ल्ड कप का, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जैसा कि वज़ारत ख़ारजा ने जुमेरात को अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में भी उनकी तर्जुमान ने ये बताया था कि एवेल्युएट की जाती हैं चीज़ें और जब वक्त आएगा ड्यू कोर्स में उस वक्त बता दिया जाएगा पाकिस्तान वैसे ये ड्यू कोर्स में आपको क्या लगता है ये कब होगा? क्योंकि अभी हमें ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शमूलियत होगी पाकिस्तान की कि नहीं होगी, और अक्टूबर को इतना दूर भी नहीं है, तो ये डिसीजन आपको क्या लगता है कब तक हो जाएगा? आप 2016 में तो हमने यही देखा था कि टीम जो थी 16 रुकनी स्क्वाड जो था और 5-6 ऑफिशियल थे वो उन्होंने डेरे जमाए हुए थे यहाँ पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में और इंतजार कर रहे थे कि कब हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिले और फ्लाई किया जाए। उसके दौरान 1-2 फ्लाइट्स भी जो थी वो मिस हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, और अब भी ऐसी लग रहा है कि सितंबर का आखिर आ जाएगा, तब तक चीज़ें जो हैं वो एवेल्युएट होती रहेंगी, बयान भी आते रहेंगे, उसके ऊपर तबसरे भी होते रहेंगे। लेकिन मुझे जो लगता है क्योंकि 5 अक्टूबर से ये टूर्नामेंट होना है, उससे पहले वार्म अप मैचेस हैं, सितंबर का आखिरी हफ्ता आ जाएगा इस हवाले से जब तक आपको ये फैसला होगा। लेकिन उससे पहले ये जरूर जानकारी होगी इस हवाले से कि आया पाकिस्तान अपना कोई वफ्द भेजता है वहाँ पर अहमदाबाद इंडिया के जो वेन्यूज हैं उनके लिए, जैसा कि माजी में होता रहा है, और एक मामूल की कार्रवाई है जब रैकी टीमें जाती हैं एक मुल्क की दूसरे मुल्क। क्या ये भी इंतजार इस बात का भी हो रहा है कि पीसीबी के चेयरमैन जो अभी बदलने हैं, क्या पहले वो मामला भी सेटल हो जाए उसके बाद डिसीजन होगी? वैसे बड़े फैसले तो चेयरमैन पीसीबी कमेटी या चेयरमैन पीसीबी के आने के बाद ही, तो उस चीज का भी इंतजार हो रहा है कि पहले वहाँ वो सेटल हो जाए और फिर हम आगे की डिसीजन लेंगे। नहीं, हमें जो अहमदाबाद पे खेलने वाला मामला है और इंडिया जाने वाला मामला है, ये तो हुकूमत ने फैसला करना है। चेयरमैन यहाँ पर कोई भी हो, अगर यहाँ पर कायम काम चेयरमैन भी होंगे, मैनेजमेंट कमेटी भी होगी, ये मैनेजमेंट कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला नहीं करना। अब ये इंडिया जाने वाला जो मामला है वो हुकूमत ही ने ही फैसला करना है। पाकिस्तान ने अपने जो वेन्यूज थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके ऊपर जो एतराज़ात उठाए थे उसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि वो एतराज़ात तस्लीम नहीं किए गए। लेकिन अब जो इंडिया जाकर खेलना ना खेलना, अहमदाबाद में खेलना ना खेलना, ये सारे का सारा फैसला हुकूमत ने ही करना है, और चाहे यहाँ पर बोर्ड में कोई भी शख्स बैठा हो चेयरमैन की निशस्त के ऊपर। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस। ये अनफोल्ड हो जाएगा 1-2 दिन में मामला, गालिबन कल परसों तक हमें क्लियर पिक्चर आ जाए कि क्या स्केड्यूल जारी किया जाता है, और फिर इंशाल्लाह ज़रा बेहतर हम पोजीशन में होंगे इस पे कमेंट करने की, और फिर हमारा फॉरेन ऑफिस आई एम श्योर इन पीसीबी इटसेल्फ भी ज़रा बेहतर
स्टांस लेने की पोजीशन में होगी। ओके, बट वी डू वांट टू वॉच, मतलब बड़ा ही अच्छा हो, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस भी हों, एंड ऑफ कोर्स यू नो इंतज़ार होता है कि कब ये मैचेस होंगे। अच्छा जी, अब आपको बताएं कि सेनेट से पहले पास शुदा इस कानून साजी के तहत इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, जिसके बाद आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की सज़ा 5 साल मुकर्रर कर दी गई है। तो ये हुआ है लेटेस्ट, और ये बिल इत्तफाक राय से मंजूर हुआ, और बताया जा रहा है कि सदर अलवी की गैर मौजूदगी में कायम मकाम सदर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी इस पर जल्द दस्तखत कर देंगे। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये बात छुपा नहीं रहे कि इस कानून साजी का मकसद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रिलीफ देना है। फ्रॉम डे वन ये एक ज़्यादती थी और एक गलत इकदाम था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हम ये कहते रहे बार बार, और बारहा आपके प्रोग्राम से बात हुई कि वो जजमेंट जिसकी बुनियाद पर उनकी नाअहली की गई उसको हम असूली तौर पे इन द फर्स्ट प्लेस ही गलत समझते हैं, और अगर एक गलत काम हुआ था वो दुरुस्त होता है, तो चाहे वो आइन और कानून साजी के ज़रिए हो, चाहे अदालत के फ़ैसले के ज़रिए हो, उसको बारसूरत होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि जब भी कोई पार्टी लीडरशिप फ़ैसला करेगी उसमें ये चीज़ शामिल होगी कि इसमें मियाँ साहब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पार्टी के कैंडिडेट कौन होते हैं इलेक्शंस में जो एज अ पोस्टर फेस कि हम अगर जीतते हैं तो हमारे वज़ीर आज़म कौन होंगे, ये सारी चीज़ें इंतखाबात से पहले तय पाएंगी, ज़रूर पाएंगी। हुकूमत और नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता बना ही रही है। नवाज शरीफ खुद भी कुछ मुतहर्रिक से लग रहे हैं, और वो इस वक्त मरीम नवाज के हमरा दुबई में मौजूद है, जहां अहम मुलाकातें हो रही हैं और पाकिस्तान वापसी का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। साबिक सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई पहुंच चुके हैं, उनसे भी नवाज शरीफ की जल्द मुलाकात का इम्कान है। बताया जा रहा है कि कानूनी उलझनें दूर करने का तरीक़ाकार फाइनल किया जाएगा, और लेट्स सी क्या होता है। मलिक अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। मलिक अहमद खान साहब, सबसे पहले तो जिस दिन कौमी असम्बली में बजट के ज़रिए गरीब तनख्वाहदार पर टैक्स का नया बोझ लादा जा रहा था, उसी दिन नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कराने का कानून जो है वो भी पास हो रहा था। तो क्या ऐवान और हुकूमत की तरजीहात में आम आदमी का, सॉरी टू से बट, यही मकाम है? देखिए, मैं आपके सवाल को दो हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि आम आदमी की फलाह के लिए, तो इस वक्त बजट में जो बेहतरीन किया जा सकता था, इस बात का इदराक है कि कुछ कंडीशनलिटीज़ ऐसी हैं जो कि एक इकॉनमी में स्टेबिलिटी परसू करने के लिए कुछ फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्पोज करने पड़ रहे हैं, वो हकीकत है। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि किसने क्या किया, किसने नहीं किया। फॉर टाइम्स टू कम अगर एक बेहतरी करने की एफर्ट, एक संजीदा एफर्ट करनी चाहिए। ये कभी उम्मीद है कि IMF के साथ भी मामला बेहतर होंगे, तो इवेंचुअली जब इकॉनमी बेहतर होगी तो फिर उससे अवाम उन्नास को भी उसका फ़ायदा होगा। जहाँ तक ताल्लुक है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की, तो ये फ्रॉम डे वन फैसला ही गलत था। ये एक डिसप्रोपोर्शनेट सज़ा मेरे नज़दीक थी कि एक ऐसे फैसले में जिसकी एक बाकायदा ट्रायल प्रोसीडिंग्स भी नहीं हुई, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी नहीं हुआ, आर्टिकल 10A की भी वायलेशन हुई, और एक बिल्कुल गैर मंतकी अंदाज में लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन थी। तो अब एक लीगल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए उसका एक वक्त मुतय्यन कर दिया गया। वो सिर्फ फॉर एवरीबडी, वो पर्सन स्पेसिफिक थोड़ी है। सर, प्लान क्या है? मतलब ये राहें काफ़ी हद तक हमवार हो भी रही हैं। मियाँ नवाज शरीफ की वापसी की हम बात कर रहे हैं, और भी कुछ दिनों में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, मगर आप लोग या आपकी पार्टी के रहनुमा बड़े अरसे से कह रहे हैं जल्द आ रहे हैं, इस महीने आ रहे हैं, बस बड़ी ईद के बाद आ रहे हैं, छोटी ईद के बाद आ रहे हैं। अभी भी बाय द वे वो 1-1.5 घंटे की मुसाफत पे ही हैं पाकिस्तान से। आप लोगों को या तो ज़रूरत नहीं है यहाँ मियाँ नवाज शरीफ की, या फिर उनके कोई और इरादे हैं। व्हेन इज़ ही एक्चुअली कमिंग बैक? देखिए, मुस्लिम लीग नून बुनियादी तौर पे ये समझती है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो एक लोगों के साथ एक उनका ताल्लुक है, वो आप चाहे पब्लिक ट्रस्ट की सूरत में देखें, चाहे पब्लिक की डिलीवरेंस जो अवाम उन्नास के लिए जो आपके पहले सवाल का हिस्सा था, उस एतबार से देखें, पब्लिक कन्वीनियंस के बड़े मनसूबा जात को देखें,
पाकिस्तान की तरक्की को देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी जब भी कभी बेहतर हुई है उसमें मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के वक्त के अदाद शुमार आपके सामने रहे हैं, वो देखें तो ये तो कहना बिल्कुल एक हकीकत है कि उनकी ना सिर्फ जमात को, मुल्क को ज़रूरत है, और हम ये समझते हैं पूरी दयानतदारी से कि उनके आने के साथ इंशाल्लाह सियासत में भी बेहतरी आएगी और मईशत में बेहतरी आएगी। अच्छा चले ठीक है, ये भी बता दें कि कल एक और कानून भी तय हुआ, वो है इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के ऐलान का मुकम्मल इख्तियार देने का। तो ये कानून और नाअहली वाला कानून ऐसे लग रहे हैं जैसे पहले भी आते रहे हैं और अदालतें जो हैं मुअत्तल करती रही हैं। तो नए कवानीन भी मुअत्तल कर दिए गए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये कोई नया लाए अमल आप लोगों ने बनाया है कि प्लान बी कोई है? हाँ, कि ये नहीं तो ये सही। ये देखिए, कानून बनाना या आइन बनाना ये तो पार्लिमान का इख्तियार है, लेकिन अगर किसी बेंच पे बैठे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ये फैसला कर लें कि चाहे वो 63 है उसके मामले में आइन को रीराइट करने की हद तक भी चले जाना है कि वोट डाले तो जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे, तो ये उनकी दानिश में उनका अपना फैसला है। पिछले 6-7 साल में बहुत से अदालती फैसले हैं जिन पर हम मुतरज़ हैं, उनमें ये फैसले भी हैं जिसमें आइन और कानून बनाने का जो इख्तियार है वो ये पहली बार दिखा है कि अभी पार्लिमान के अंदर उसका प्रोसेस चल रहा और आप बुला के स्टे कर लें। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका वायरीज के साथ नहीं बल्कि रादर सेपरेशन ऑफ पावर्स के साथ ताल्लुक है। तो अगर आप इसको उसी गलत प्रेमिसेस पे, जिस प्रेमिसेस पे आपने बेसिक स्ट्रक्चर वाला फैसला दे के आपने बिल्कुल एक पूरी हैयत ही आइन की बदल के रख ली खुद से, तो मजीद बिगाड़ पैदा करना है तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन बेहतरी इसी सूरत में है कि जिसका काम है वो करे। पार्लिमान का काम है कानून बनाना और उन्हीं का इख्तियार है, उन्हीं का रहना चाहिए। चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। ये कानून कायम रहता है या फिर आपको पता ही है अदालतों में मामला जाता है। बहुत शुक्रिया, आपका मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमिंग बैक टू ईद, क्योंकि ईद की हम ज़्यादा आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दीगर मसाइल में हमें हो नहीं रही कोशिश पूरी थी। मतलब मैक्सिमम हमने क्या बात की? हमने बात की है कि जानवर चोरी हो रहे हैं। मतलब यही बात की है हमने। लेकिन अभी अच्छा, अब जानवर चोरी भी हो रहे हैं, जानवर महंगे भी हैं बेचारे, एक तो इतनी मुश्किलों से लोग ले रहे हैं, और वो भी चोरी करके, मतलब बहुत ही सैड वैसी सिचुएशन है। लेकिन हो क्या रहा है इरफानुल्लाह, हमें कहाँ से वैसे गली में अगर ज्यादा सारे जानवर हैं और आपको पता है कि आपका इलाका प्रोन टू डकैतियां और चोरियां हैं, तो आर्म्ड गार्ड्स तो सारे मिल के 1-2 दिन 4 दिन के लिए एक गार्ड हायर कर लें। आर्म्ड गार्ड एक तो नहीं होगा, जो डकैतियां हो रही हैं आर्म्ड गार्ड्स होने चाहिए। 4 गार्ड्स भी काफी होते हैं, मतलब एक सीन तो क्रिएट हो सकता है ना, आपको पता है, डिटरेंस तो हो सकती है ना, डिटरेंस तो खौफजदा तो हो जाए कि भाई गली में जाहिर है आपको पता ही है ना, सभी ने, अगर आपका ऐसा मोहल्ला है जहाँ पे सभी को शौक है कुर्बानी का और जानवर आपने लिए हुए हैं और आपने सबने गली में बांधे हुए हैं और सारों ने महंगे लिए हुए हैं, तो 2-4 महंगे बकरों की बात हो ही रहे हैं और महंगाई तो खैर हर तरफ है, लेकिन शब कदर में भी बहुत ज़्यादा महंगाई है। और हमें कौन बता रहे हैं? इरफानुल्लाह जी, शब कदर में ईद उल अज़हा की तैयारियां जारी है और ईद कुर्बान के लिए लोग मुख्तलिफ जानवरों की खरीदारी में मसरूफ़ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला चारसद्दा की तहसील शब कदर के मरकज़ी मवेशी मंडी पर, जहाँ न सिर्फ मुकामी लोग बल्कि चारसद्दा, पेशावर, मोहमन और बाजवड़ के लोग कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी के लिए इस मंडी का रुख करते हैं। अगर देखा जाए तो इस मंडी में जानवरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ख़रीदार कम दिखाई दे रहे हैं, जिसकी असल वजह मुल्क में जारी महंगाई है, जिससे लोगों की क़ुव्वत खरीद कम हो गई है। खरीदारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की बनिस्बत जानवरों की कीमत डबल हो गई है, जबकि ताजरों का कहना है कि महंगाई का असर जानवरों की कीमतों पर पड़ गया है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई है। जी ऑलराइट, लेकिन था मतलब काफ़ी चॉइसेस थी इधर। डिड यू सी दैट? अच्छे जानवर लग रहे थे। बट आप अपने ज़रा जानवरों की हमें तस्वीर भेजिए आज जियो पाकिस्तान टीवी पे। हम ज़रा कोशिश करेंगे उसमें से अपनी पसंद की कुछ तस्वीरें देख सबको दिखाएं। अच्छा, मज़े की बात है कि अभी मैंने जो लिया है ना जानवर, जो मैंने नहीं लिया एक्चुअली, अब्दुल्ला ने लिया, वो मैंने देखा नहीं, आज मैंने चूज़ करना है। हाँ, मैंने आपको कहा है कि उसमें से आप चूज़ कर लें। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपको कलर क्या पसंद है? वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे जो तरमीम आई हैं और IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा करने की आखिरी सी कोशिश, लिटरली अब तो ये कहना ही चाहिए कि आखिरी सी कोशिश की जा रही है। इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं
प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान हमारे साथी शहजाद इकबाल, बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने वक्त दिया। शहजाद साहब, वफाकी हुकूमत का नए माली साल के लिए तरमीम शुदा बजट अब आ ही गया है। हस्ब तवक्को ऑब्वियसली तनख्वाहदार तबकों की ही शामत आई है, और इसे क्या हम समझें, इसे टैक्स नेट बढ़ाने से इनकार ही समझा जाए, या नीयत नहीं ठीक, या गुंजाइश नहीं है, या कर ही नहीं सकते, बस नहीं कर सकते? आपने पूछा क्या हम समझे, क्यों हम समझे, क्यों हम समझे, और ये हमारे साथ हो रहा है, मतलब ये करना नहीं चाहते या कर सकते नहीं है, दे हैव गिवन अप ऑन इट। जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल मुमकिन है, इसमें पॉलिटिकल विल चाहिए आपको। टैक्स नेट अगर ब्रॉडर नहीं होगा तो हमारा जो टैक्स टू जीडीपी है वो यहीं पे 9 साढ़े 9 पर घूमता रहेगा। और जब भी आप टैक्स बढ़ाएंगे, या तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए बढ़ाते हैं, या जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो सैलरीड हो या नॉन सैलरीड लोग हो, उन्हीं पे आप टैक्स बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनका रिकॉर्ड आपके पास है, एट सोर्स इनके इनकम में से टैक्स कट जाता है, तो आप उन्हीं को टारगेट करते हैं, और इस मरतबा भी ये किया गया है। हाँ, एक चीज़ बेहतर की गई है, जो प्रॉपर्टी परचेज एंड सेल है उस पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिससे 45 अरब रुपए का फायदा होगा एफपीआर को, उनको मजीद टैक्स मिलेगा। और आपको पता है हमारे यहाँ प्रॉपर्टी को एक ऐसे एसेट क्लास के तौर पे देखा जाता है जिसकी बाइंग एंड सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, और बाज़ जो प्लॉट की खरीदारी होती है वो तो वैसे भी बड़ा अनप्रोडक्टिव है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए। तो मेरे ख्याल से उसको टैक्स करना ठीक था, बट ये टैक्स ब्रॉडन करना पड़ेगा। पिछले साल भी नून लीग की हुकूमत थी, रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर पर टैक्स लगाया, फिर पॉलिटिकल प्रेशर में वो वापस ले लिया गया। उससे पहले डार साहब या पीटीआई की हुकूमत भी कोशिश कर चुकी है, लेकिन जब आप प्रेशर लेंगे ताजरों का और टैक्सेस को वापस ले लेंगे तो टैक्स ब्रॉडन नहीं होगा। हम बार बार ये कहते रहे हैं कि इक्विटेबल इनकम टैक्स होना चाहिए, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो वहाँ से आपकी इनकम हो, कोई आप कारोबार कर रहे हो वहाँ से आपकी इनकम हो, आप अगर काश्तकारी करते हैं वहाँ से आपकी इनकम हो, या आप रियल सेक्टर से वाबस्ते हैं वहाँ से आपकी इनकम, जो इनकम है उस पर बराबर टैक्स होना चाहिए। दुनिया भर में ये असूल है, हमें भी ये असूल अपनाना पड़ेगा। ये हुकूमत शायद क्योंकि जा रही है, इनका आखिरी बजट है, 2-3 माह रह गए, उनको पता होगा कि इस वक्त तो ये नहीं कर सकते इलेक्शन की वजह से, लेकिन जो भी नई हुकूमत आए उसको ये करना होगा, वरना पाकिस्तान कभी ट्रैक पर नहीं आएगा। अच्छा शहजाद, बाय द बुक अगर जाएं तो ये साल इलेक्शन का साल है, और बजट की जो नई शक्ल सामने आई है, क्या आपको ये सियासी एडवांटेज दिलाने वाला बजट लग रहा है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को इसका डैमेज भी हो सकता है? जी कोई कसर नहीं रह गई, बस यही कसर रह गई है। हम यही सोचते हैं कि जब IMF पहले ही कह रहा था कि आपने जो बजट देना है वो हमसे शेयर करना है, यानी वो ये कहना चाह रहा था कि आपका जो बजट होगा वो इन लाइन विद IMF प्रोग्राम होगा, तो पता नहीं क्या एडवेंचर की ज़रूरत थी कि हम इस तरह की चीज़ें शामिल करें जिसके खिलाफ है IMF। मिसाल के तौर पर वो टैक्सेस ज़्यादा लगाना चाहते थे, मिसाल के तौर पर वो चाहते थे कि कोई एमनेस्टी ना हो। अब हम वही काम कर रहे हैं, ताख़ीर से कर रहे हैं। प्लान भी जो था IMF का वो भी शायद बहाल हो जाता अगर हम पहले कर लेते, और यही गलती हमने अक्टूबर। नहीं, ये कोई ऐसा बजट नहीं है जो इलेक्शन जिता देगा नून लीग को, या कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। हाँ, इन्होंने गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरीज में इजाफा ज़रूर किया है, पेंशनर्स की जो पेंशन है उसमें इजाफा किया है, बट उसका इम्पैक्ट पूरे इलेक्टोरल पे तो नहीं हो सकता। जो महंगाई है इस वक्त, जो हर हुकूमत के लिए, चाहे ये हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो, उसके लिए सबसे बड़ा मसला होता है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि माहाना महंगाई जो है वो 35-36% तक पहुंच चुकी है। इस जो अमेंड हमने किया है फाइनेंस बिल और जो बजट हमने अमेंड किया है, उसमें अब हमने ये भी कहा है कि जो लेवी है वो अब मैक्सिमम 50 रुपये नहीं होगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, वो 60 रुपये तक होगी। यानी कि और अनकरीब आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल की कीमत है उसमें भी मजीद इजाफा हो, डीजल की कीमत में इजाफा हो। तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई अगले 3-4 महीने में कम होगी। तो यहाँ से अगर हुकूमत ये कोई एक्सपेक्ट करिए कि हमने बहुत बड़ा इकनॉमिक रिलीफ दिया है, चाहे बेशक वो PSDP जो उन्होंने 950 अरब रुपये रखा है वफाक में, उसको खर्च भी कर ले, लेकिन कितना खर्च कर लेंगे 2-3 माह में? उनका इरादा तो यही है कि हम इनिशियली जो है ज़्यादा पैसे इसके देंगे, बट मुझे नहीं लगता कि आम आदमी की ज़िंदगी अक्टूबर-नवंबर में अगर इलेक्शन होने हैं उससे पहले कोई खास बदलेगी, तो इसका कोई फ़ायदा होगा नहीं उनको इलेक्शन में। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद, हमारे साथ मौजूद थे। वैसे तो 4-5 दिन ही रह गए हैं, पिक्चर क्लियर हो जाएगी 30 जून से पहले कि स्टाफ लेवल मुआहिदा होता है या नहीं होता है। इस स्टेप का भी, ये जो मजीद बोझ डाला जा रहा है तनख्वाहदार तबके पे, उसका भी कोई फायदा होता है कि नहीं होता है? अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम और कभी कभार हमारा शो खत्म हो जाता है, मसले खत्म नहीं होते, तो अभी हम टैक्स नेट हमारा नहीं बढ़ रहा, बस जो हैं ऑलरेडी उन्हीं पे टैक्स लग रहा है। सुबह से हम अपने फहरिस्त अगर मसाइल की बात करें, कैंसर की सूरत हाल हमने आपको बता दी, और उसके बाद बीच में हम ईद की बीच में खुशियां डालने की कोशिश करते हैं तो जानवर हमारे चोरी हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं। अच्छा, लाहौर में मौसम बड़ा सुहाना हो गया है, लेकिन उससे पहले जो शदीद गर्मी थी उसमें जो लोड शेडिंग ने आवाम का सत्यानाश किया है, मतलब
ये वर्ड मेरा ख्याल है सही बता रहा होगा, जो हालत हुई थी। हाँ मतलब अच्छा, तो बाय द वे 12-12 घंटे आपको पता है कि लोड शेडिंग जो है, देयर आर प्लेसेस जहाँ हो रही है 40 डिग्री से ऊपर, तो हर शहर का ही मौसम जो है और या फिर फील्स लाइक हो चुका है। और ये समझ नहीं आती कि हमारी प्लानिंग क्या होती है। वाई आर वी आर नॉट एंटिसिपेटिंग कि हर साल गर्मी ने बढ़ना ही है, तो हम उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट और प्लानिंग क्यों नहीं करते, या फिर करते हैं और बिजली नहीं अच्छा, है। वैसे अभी तो लाहौर का मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है, हमने दिखाई नहीं सुबह से लाहौर बारिश होगी तो शॉर्ट्स हम आपको रिकॉर्ड बारिश नहीं, रिकॉर्ड बारिश, मतलब शहर के बेशतर इलाके अभी भी जो हैं वो तालाब का समंजर पेश कर रहे हैं, शीटों की तरह ना, जिस तरह माय मॉम वाज एक्सप्लेनिंग टू मी कि लाइक शीट्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग, वो उस तरह बारिश हो रही थी। इससे पहले जो गर्मी थी हुआ वो भी फील्स लाइक 50 था। लेकिन आपको पता है कि बीच में जब रुकी है बारिश थोड़ी देर के लिए डे टाइम में, नॉट शाम को, तो उसके बाद जो हबस हुई है वो भी एक प्रॉब्लम, वो हब्स बहुत ज्यादा हो गया था और उसके बाद दोबारा से हब्स, यस हाँ, उसके बाद दोबारा सही आपका लाहौरी निकल के सामने आया, ठीक है। सो वो दोबारा से बारिश शुरू हो गई और सुबह से दोबारा वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, बट इट इज़ ब्यूटीफुल आउट। अच्छा जी, दही इलाकों में बाय द वे 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, तो मतलब लोड शेडिंग कहीं वट एवर यू वांट टू से, बिजली नहीं आती वहाँ, और वैसे तो हर जगह हो रही है, लेकिन छुट्टी वाले दिन कोयटा में 12 घंटे बिजली का। अच्छा, हमारा शॉर्टफॉल है ना बाय द वे, वो 8,000 मेगावाट से ऊपर चला गया है। तो आप सोच ही लीजिए कि क्या हो रहा होगा। लाहौर, पेशावर, मुल्तान, पिंडी, कराची वगैरह में तो हालत ख़राब है ही, मगर कोयटा में तो हद ही हो गई है, बिजली ना होने के बराबर है और कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए। अच्छा, वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग टू ऑल आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स और मुल्तान चलेंगे सबसे पहले, और मुल्तान जा सकते हैं हम, सारे इकट्ठे ही हैं। तो मुल्तान से इमरान चौधरी, लाहौर से जवाद मलिक और कोयटा से शहाब उमर, पेशावर से दानियाल अजीज, चारों हमारे साथ हैं और एक एक करके हम सारों से पूछेंगे, उनके शहरों का हाल जानेंगे। यस, स्टार्टिंग विद मुल्तान। इमरान चौधरी, बताइएगा क्या हालात हैं, क्योंकि हम तो बता ही रहे हैं लेकिन आप वहाँ रहते हैं। पेशावर चलो पेशावर। पेशावर में एक जानिब अगर गर्मी बढ़ गई है तो दूसरी जानिब बिजली गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है उसमें भी इजाफा हुआ है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और शहरी लोड शेडिंग से पेशावर में आजिज़ आ गए। अगर आपको मैं बताऊं तो इस वक्त शहरी इलाकों में 6 से 8 और 9 घंटे लोड शेडिंग शहरी बर्दाश्त करे। इस तरह जो पेशावर के इलाके वर्सक रोड, ताजाबाद, दानिशाबाद, कोहाट रोड समेत जो मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती या नवाही इलाके हैं वहाँ पर 12 से 14 घंटे तक लोड शेडिंग शहरी बर्दाश्त कर रहे हैं और घरों में बिलखुसूस बच्चे और ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुल्तान में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से तजावुज़ कर गया है। अगर शहरी इलाकों की बात की जाए तो शहरी इलाकों में लोड शेडिंग 4 से 6 घंटे तक हो रही है, जबकि जो देही इलाके हैं वहाँ पर लोड शेडिंग की सूरत हाल बहुत अबतर है। वहाँ पर 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है और ये लोड शेडिंग एलानिया और गैर एलानिया दोनों शामिल है। शहरियों का कहना है कि कम से कम अगर लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल जारी कर दिया जाए तो उससे उनको अपने मामूलात ज़िंदगी में कुछ उनको फ़ायदा हो जाएगा, वो उस हिसाब से अपने मामूलात ज़िंदगी को तरतीब दे सकेंगे। शहर में इन दिनों मौसम शदीद गर्म है और दिन का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ऐसे में बिजली की एलानी और गैर एलानी आज लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है वो जारी है। शहर के वस्ती इलाकों में योमिया 6 से 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जो अतराफ़ के इलाके हैं, नवाई इलाके हैं, वहाँ पे 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। न सिर्फ ये बल्कि बाज़ इलाकों में रोज़ाना कभी शट डाउन मुरम्मत के नाम पे भी बिजली बंद होती रहती है और ऐसे में जो मामूलात ज़िंदगी है और ख़ास तौर पे जो कारोबारी ज़िंदगी है इन दिनों चूँकि ईद का सीज़न है और इस हवाले से जो दर्जी और दीगर जो कमर्शियल जो सार्फिन हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। ये हाल है और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो गर्मी हर साल ही पड़ती है, लेकिन जो गर्मी इस मरतबा पड़ रही है ना, और हर साल हम ये भी कहते हैं हर साल, और ये बढ़ती ही जाएगी ना। मतलब ठीक है, बहुत गर्मी पड़ती है पंजाब, ग्लोबल वेदर है पूरी दुनिया में एक्चुअली, इट इज अनबेरेबल दीस डेज, नॉट लाइक दीस डेज। अब इस बारिश के स्पेल से पहले वाली और फिर गर्मी में गर्मी से बचने के लिए जब बिजली आ रही होती है थोड़ी बहुत, तो फिर जब पंखे चलते हैं लिटरली मतलब 2 घंटों के लिए, 3 घंटे के लिए, लेकिन जो बिल आता है, बिल ऐसा आता है कि लगता है कि हमने अपने घरों में 24 घंटे एसी ऑन किए हुए हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो खैर एनीवे, क्या और अच्छा जा रहे हैं? मैं अब कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअली हम कोई बेहतर बातें करने की कोशिश करते हैं। ईद करीब है, छुट्टियाँ होने वाली हैं लोगों की, कोशिश करते हैं कि हम जरा अच्छी बातें भी करें थोड़ी सी।
मैं तो ब्रेक ले रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या बात करनी है। मुझे ऐसी बातें आती उसके लिए हमें वक्त चाहिए तैयारी के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हमने अच्छी खबर ढूंढ ली, देखा हमने बड़ा ढूंढा और फिर मिल गई। जैसे कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स के लिए बर्लिन पहुंचे हुए हैं और क्या गोल्ड पे गोल्ड जीत रहे हैं। एवरी डे वी गिव यू स्टोरी न्यूज़ अबाउट दैट। तो अब गोल्ड में इजाफा होता जा रहा है और सफ़ीर आबिद ने साइकिलिंग इवेंट की 10 किलोमीटर दौड़ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मतलब दिस इज टफ फॉर एनीबॉडी। हमारे बच्चों के गोल्ड मेडल्स की तादाद माशाल्लाह हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है और वंस दे ऑल बैक हम यहाँ पे रौनक लगाएंगे अपने स्टूडियो में, बारी बारी करके सब इवेंट के विनर्स को बुलाएंगे और उनसे उनके तजर्बात पूछेंगे। वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद हो गई है अब तक 10। मतलब बाकी मेडल्स भी हो रहे हैं लेकिन गोल्ड मेडल्स होते काफी ज्यादा हो जाएगी बात। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी एवरी टाइम दे गो हमें यकीन होता है और फिर उन्होंने प्रूव भी किया है कि दे विल गेट गोल्ड। कितना वो प्रैक्टिस करते हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, कितनों से हम मिले हैं, आपसे मिलवाया है और जब हम उनसे मिलते हैं ना हमें पता होता है कि दे विल गेट गोल्ड। दे आर सो फन टू टॉक। अच्छा, बारिशों की बात करते हैं, बारिशों की बात करते हैं। हाँ, थोड़ी सी चले, मौसम तो अच्छा हो ही गया है ना। शदीद गर्मी के बाद जहाँ बारिश हो जाए मतलब थोड़ा सा तो मौसम बेहतर हो ही जाता है। वो बुरी खबर तब होती है जब कराची में बारिश होती है तो तब कुछ अच्छा नहीं होता। इतनी बारिश हुई है, आई वोंट ब्लेम एनीबडी, इतनी बारिश हुई है कि लाहौर का जो अर्बन डेवलपमेंट का मिथ है ना वो थोड़ा सा बर्स्ट होता हुआ नजर आया, लेकिन एक्चुअली बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश थी ये। सो कोई भी शहर होता दुनिया का तो वहाँ यही हाल, कल रात के मनाज़िर यही हाल होता। अभी तो बड़ा हसीन पानी निकल भी जाता है, जब पानी खड़ा होता है लाहौर में तो फिर निकल भी जाता है विद टाइम। हाँ, लाहौर इस्लामाबाद टाइप निकल भी जाता है, निकल जाता है, मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। सो पीपल आर एंजॉइंग द रेनी वेदर, लेकिन कुछ सुकून मिला है शहरियों को। अभी ये बताया जा रहा है कि प्री मानसून बारिशें और ये सिलसिला 30 जून तक चलेगा, यानी कि ईद भी इसकी नज़र हो सकती है। इम्कान नज़र आता है कि कई इलाकों में ईद के दिनों में भी बारिश हो सकती है। आपको पता है कि सैटरडे की रात को कराची में भी फुहार पड़ रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी मुख्तलिफ इलाकों में। शारा फैसल के अतराफ में आपको पता नहीं नोटिस किया आपने, नहीं किया, लेकिन यस एक्चुअली मैं अपने घर के इर्द गिर्द वॉक पे गई थी और तो आपको महसूस हो रहा था, बिल्कुल कनिया पड़ना जिसे कहते हैं ना वो हो रहा था। हाँ, बिल्कुल ही ऑलमोस्ट आप शक में ही होते हैं लेकिन कुछ हो जरूर रहा था। अच्छा जी, ऐसे में क्या हमें करना चाहिए? ऐसे में एक बड़ा चैलेंज हो सकता है अगर बारिश का मौसम हुआ ईद के दिनों में तो वो कुर्बानी के बाद जो सफाई है और आलाइशे ठिकाने लगाने का काम जो है ना वो एक चैलेंज बन सकता है। डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात महर साहबजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा प्रिडिक्ट कराते हैं कि ईद के दिनों में, क्योंकि वैसे भी वी लव बारबेक्यूज़ और ईद पे हम चाहते हैं कि मौसम अच्छा हो। अच्छा जी सर, ये बताइएगा कि बताया यही जा रहा है कि मुल्क में इस वक्त प्री मानसून जो है वो आ चुका है, क्या ये मामूल के मुताबिक है? पहले तो ये बता दें, और कितनी बारिश मुतवक्के है इन दिनों में? जैसा कि आप आज अपनी ख़बरों में देख रहे होंगे कि जी, और इसकी पहले हमने 4 दिन पहले हमने एडवाइज़री भी इशू की थी कि 25 जून से प्री मानसून की बारिशें पाकिस्तान के इलाकों में होंगी और आहिस्ता आहिस्ता फैल जाएंगी। अगर देखा जाए तो लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, इन इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, शेखुपुरा, कसूर, और लाहौर में तो एयरपोर्ट पे 90 मिलीमीटर भी बारिश रिकॉर्ड की गई है और ये सिलसिला अभी तक भी बारिश का जारी है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सारे पाकिस्तान, पंजाब के जितने भी डिवीजन्स हैं और हमारे मुल्क के अक्सर इलाके जो हैं उन इलाकों में भी ये इसका फैलाव चल रहा है। एयरपोर्ट वाली बात, a lot of people are going to be traveling, तो इन बारिशों के बाद गर्मी में कुछ कमी होगी, क्योंकि अभी हुमा आप भी बता रही थी कि बीच में बारिश रुक जाती है तो मौसम ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है, तो वो हब्स की कैफियत रहेगी या हवा थोड़ी सी चलती रहेगी? ये इन बारिशों के बाद ये नहीं है कि जी लगातार सिलसिला चलता रहेगा, वक्फा भी होगा, लेकिन आपको पता है कि जी लोगों को भी पता है कि जब सूरज की थोड़ी सी सूरज निकलता है तो हिद्दत ज़रूर महसूस होती है, लेकिन वो इतनी नहीं होगी जितनी पहले है। बहरहाल इसके बाद जो मानसून का बाकायदा आगाज़ है वो भी तकरीबन 3 तारीख से होने जा रहा है, तो वो बारिशें भी इंशाल्लाह अच्छी बारिशें देख रहे हैं हम। तो ये है कि जी सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन जब सूरज निकलेगा तो गर्मी की हिद्दत थोड़ी सी बढ़ेगी ये, और हबस ख़ास तौर पे क्योंकि बारिशों के बाद नमी का तनासब ज़्यादा हो जाता है। मानसून में वैसे ही जनूब मशरक़ से जो हवाएं होती हैं वो भी मॉइस्चर से भरपूर होती हैं, तो ये थोड़ा सा सिलसिला हबस का ज़रूर देखा जाएगा। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन दैट वी ऑल वांट टू नो कि क्या ईद के दिनों में भी बारिशों का इम्कान है?
बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जैसा कि बताया कि ईद के दिनों में भी बारिश का इम्कान है, ईद के पहले दिन भी है, दूसरे दिन भी है, यानी 30 तारीख तक जो है ये सिलसिला जो चल रहा है प्री मानसून का, ये 30 तारीख तक है। तो ये सिलसिला जो है ईद के दिन भी होगा, ईद से अगले दिन भी होगा। अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हुई तो फिर वो आपको पता है कि ज़हमत भी बन जाती है, शहरों में ख़ास तौर पर अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, और देहातों में या रूरल एरियाज़ में ड्रेनेज का मसला बन जाता है। तो बारिश जो होती है ना, वो थोड़ा सा उसके अपसेट्स होते हैं जिनकी वजह से लोगों को तकलीफ़ उठाना पड़ती है। बहरहाल ईद अच्छी गुजरेगी, टेम्परेचर के हिसाब से जो है वो ईद जो है वो अच्छी गुजरेगी, टेम्परेचर के हिसाब से ईद अच्छी गुजरेगी। चलें, अच्छी बात है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट न्यूज़ विद अस। मेरे साहबजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, लाहौर के हमने आपको रात को जो सूरत हाल बनी थी, जो सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही थी, वो तो हमने मनाजर दिखाए, लेकिन अभी जो है ना सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अभी भी कुछ जगहों पे पानी खड़ा हुआ है, लेकिन आप ये देख रहे हैं मंटो पार्क पानी नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा पानी है। हम सड़कों की बात कर रहे थे, लेकिन पार्क तो ऑब्वियसली पार्क्स में तो सर्टनली पानी जमा है। ग्रेटर लाहौर पार्क जो है, ग्रेटर इकबाल पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क, मीनार पाकिस्तान वाला, ये तो डूबा ही हुआ है, ये लिटरली डूबा हुआ है। इसको डूबते हुए देख के यू कैन इमेजिन कि कितनी बारिश हुई होगी कि ये पार्क विच इज वेरी बिग पार्क और ये डूब गया। लेकिन देखिए, हम जरा तरसे हुए थोड़े से एक हमारे दोस्त हैं उस्मान, उन्होंने भी अपनी बालकनी से खूबसूरत ये विजुअल्स देखे, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा ये कौन सा, ये लाहौर कैंट का इलाका है और हाउ ग्रीन इज इट। मेरी ना मुझे मजा आ रहा है देख के, है ना, दिल कर रहा है यहाँ बैठ के चाय पिए, बंदा पकौड़े खाए। हाँ, वो तो खैर पकौड़े तो मुझे वैसे ही पसंद है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि चूंकि हमारे यहाँ बारिश अभी कराची में कोई ख़ास नहीं हुई और थोड़ा सा हमें डर भी लगता है कि इतनी बारिश ना हो, बिकॉज वी कांट हैंडल इट, लेकिन एटलीस्ट वी कैन एंजॉय कहीं और हो रही हो ना देख के। All right, Ji, that is it for today. It's just the start of the week, and this is going to be the Eid week as well. Yes. So we're going to see you tomorrow. Bye.